आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 30 जुलाई का, और ये सारे करंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दो थिरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अफेयर्स के पहले न्यूज़ के ऊपर ले जाता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स में पहला जो न्यूज़ है वो लॉन्चेस की तरफ से आ रहा है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके साथ आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, उसके साथ आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर का जो लीगल सर्विस है, तीनों ने पार्टनर करके, लीगल सर्विस अथॉरिटी तीनों ने पार्टनर करके जो है वीर परिवार साहित्य योजना लॉन्च किया है। ये क्या रहने वाला है ये योजना के अंतर्गत जो भी डिफेंस और पैरामिलिट्री के जो पर्सनल और उनकी फैमिली है उनको लीगल एड दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बारे में जो जस्टिस सूर्यकांत है इनके द्वारा बताया गया था, जो अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज और इवन जो चेयरमैन है नलसा के भी, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया था। क्या काम रहने वाला इस योजना का? ये योजना के अंतर्गत जो है 3 तरह की सर्विस दी जाएंगी। कौन कौन सी सर्विस? पहली सर्विस आपको याद रखना है लैंड डिस्ट्रीब्यूट। लैंड डिस्ट्रीब्यूट का अगर कोई भी केस हुआ, सोल्जर का, इसके साथ जो पैरामिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उनका, या तो जो एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी जो है ये योजना बनाई गई है। अगर बात करें लैंड डिस्ट्रीब्यूट का केस हुआ तब, या फिर सर्विस का कोई मैटर हुआ तब भी जो है जा सकते हैं लीगल एड लेने के लिए। इसके साथ अगर बात करें तीसरी चीज़ वो मिलेगी आपको मैरिटल, अगर मैरिज में कुछ अगर इशू हुआ तो उस केस में भी जो है ये एडवाइस ले सकते हैं, और ये जो एडवाइस रहेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके बारे में जो है नालसा ने बताया है, ठीक है। नालसा मान सकते हो कि एक तरह से हमारे इधर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि लीगल जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, जो जिनको मतलब मुश्किलें आती है, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ लेने की, लीगल फैसिलिटी नहीं ले पाती तो उनको हेल्प करने का काम करता है। तो ये अभी के टाइम पे जो डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं और जो पैरामिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उनको हेल्प करने वाली है। डिफेंस के पर्सनल जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और फिर इंडियन नेवी, और पैरामिलिट्री जैसे कि पैरामिलिट्री के बारे में पता ही, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारे पैरामिलिट्री के अंदर आती है। आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे जो है पैरामिलिट्री पर्सनल्स के अंदर आते हैं। तो इनको ही जो है हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। टोटल 3 पिलर में जो है हेल्प की जाएंगी, ठीक है, टोटल 3 पिलर में हेल्प की जाएंगी। पहले तो एक लीगल क्लिनिक बनाया जाएगा। लीगल क्लिनिक जो है जिला में रहेगा, उसके साथ राज्य में रहेगा, इवन जो केंद्र सैनिक बोर्ड रहता है वहाँ पे भी रहेगा। आपके स्टेट में भी केंद्र सैनिक बोर्ड होगा, आपके इधर भी जो है जिला सैनिक बोर्ड होगा और फिर राज्य सैनिक बोर्ड होगा, ठीक है। तो इधर जो है जाके जो है लीगल एड ले सकते हैं। जैसे कि पर्सन गया हुआ है, मान लेते कि ये जिला सैनिक बोर्ड में गया हुआ है, तो वहाँ पे जाके इसने जो भी उधर बैठे रहेंगे अपॉइंट किए गएंगे नलसा के द्वारा लॉयर, उधर जो है ये कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक डेडिकेटेड स्टाफ भी बनाए जाएंगे कुछ, जो कि हेल्प करेंगे सोल्जर्स को, या तो डिफेंस के जो पर्सन हैं इनको नोडल ऑफिसर बनाने के लिए बात की गई है। इसके साथ लीगल एड कंसल्ट भी देने के लिए बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैरामिलिट्री के जो पर्सन है वो भी इंक्लूड, पैरामिलिट्री के साथ जो एक्स सर्विसमैन के जो पर्सन है वो भी इंक्लूड है। तो उसके लिए देख सकते हो कि लीगल एड कंसल्ट और फिर जो पैरा लीगल्स, ये सब जो भी चलाया जाएगा। ये सारा चीज़ें जो है ना आपको मिलेगा अंडर 39A। ये जो चीज़ें की जा रही है ये अंडर 39A के अंतर्गत की जा रही है, जिसकी वजह से इक्वल जस्टिस मिल पाए जो जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, सबको, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था लेकिन, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको एक ही जगह पे सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ें सारे समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया एक ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। ये एक तरह का प्लान है जिसके अंतर्गत जो ऑटोमोटिव है उसको जो है ग्लोबल हब बनाने की इंडिया बात कर रहा है। तो इसका पूरा एक सेट टारगेट रखा गया 2030, फिर 2037 और 2047, जब अपना जो भारत है वो विकसित भारत बनने वाला है और इंडिया जो है टोटल 100 साल कंप्लीट कर लेगा, जिसको अमृत काल भी बोला जा रहा है। तो उस तक जो है पूरा का पूरा प्लान बनाया गया, ठीक है। 2047 तक पूरा एक प्लान बनाया गया कैसे जो है इंडिया को एक ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो पूरा का पूरा प्लान तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी। और कब तक कंप्लीट होने वाला है वो याद रखना, कब तक जो है मिशन का प्लान है और क्या क्या डेट जो सेट कर रखा है, 2030, 2037 और 2047, ये जो है पूरा का पूरा इनका प्लान है कि कैसे जो है करना है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी है। एग्जाम के बारे में बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए से आपको डेट्स याद रखना है, ठीक है, और उसके साथ क्या काम रहने वाला है ये याद रखना है इस मिशन, इस प्लान का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी 124th
एपिसोड ऑफ मन की बात कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है ज्ञान भारतम मिशन। ये एक तरह का मिशन है जिसके अंतर्गत जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है उसको जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। आप देख सकते हो ये जो है लेडी जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसको डिजिटलाइज कर रही है स्कैन करते हुए। तो इसको ऐसे जो है इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 1 करोड़ प्लस जो है ऐसे जो मैन्युस्क्रिप्ट रहेंगे, जो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट रहेंगे उनको जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। अब डिजिटलाइज करने की वजह से क्या होगा, डिजिटलाइज करने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो ग्लोबली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्या काम रहने वाला है मिशन का, मैंने आपको सीधे लैंग्वेज में बताया, स्टेट लैंग्वेज में, कि ये जो डिजिटलाइज करने का काम करेगा जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है इसको। ठीक है, और ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट सोर्सेज से लिए जाएंगे, जैसे कि म्यूजियम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो यहाँ से जो है ये जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं इनको लिए जाएंगे। और इनके लिए एक तरह से पूरा प्लान है एक नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी बनाने का। ठीक है, जिसकी वजह से एक तरह से मान सकते हो कि वेबसाइट रहेगा जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है एक्सेस किया जा सकता है बाय स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, टोटल बात करें इसके लिए पैसे के बारे में बात करनी पड़ेगी, पैसे कितना लगने वाला है। ठीक है, बजट तो गवर्नमेंट बनाती है कोई भी चीज़ का, तो हमें बजट याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बजट कितना लगेगा। बजट बोला जा रहा है कि टोटल ये जो है पूरा का पूरा पैसा जो है सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसका सारा का सारा पैसा जो है सेंटर देने वाली है, 100% पैसा जो है ये सेंटर देगी। और टोटल देखोगे तो 2024 से लेकर 2031 तक जो है इस स्कीम का पीरियड रखा गया है। और टोटल बजट आउटले के बारे में बात करें तो 482.85 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 2025-26 में थोड़ा इसका जो बजट है वो बढ़ाया गया। पहले जो था वो 3.5 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा के 60 करोड़ रुपए कर दिया। एक बहुत बड़ा अमाउंट है और डेफिनेटली यार 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को जो है हमें डिजिटलाइज करवाना है तो फिर पैसे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए जो है ये 60 करोड़ रुपए की जो है बूस्टिंग की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के द्वारा। अब ये क्या करने वाला है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के बारे में बात करें तो ये तरह कमेटी रहेंगी जो कि अपग्रेड करने की बात चल रही है अभी ITI को। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 10th पास करते हैं उनको वो मोस्टली ITI करते हैं इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डिंग ये सब में। तो उनका जो भी इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। और ये जो अपग्रेडेशन रहने वाली है, ऐसे 1000 गवर्नमेंट ITI का जो अपग्रेडेशन रहने वाली है उसको ओवरसी करने का काम होगा, ये NSC का मतलब नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का काम रहने वाला है। इसके साथ ही जो है एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जाएगा और ऐसे 5 ऐसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा जो कि हब एंड स्पोक मॉडल में काम करेगा। अभी हब और स्पोक मॉडल क्या रहता है, जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहने वाले हैं इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट्स आएंगे। ठीक है, कॉलेजेस बहुत सारे आएंगे, इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे आएंगे। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो एक तरह का हब है और जो कॉलेजेस हैं वो एक तरह के स्पोक है। ठीक है, तो इसकी से इसको हब एंड स्पोक मॉडल बोला जाता है। टारगेट क्या है कि 20 लाख प्लस जो है यूथ को 5 साल के अंदर जो है कवर किया जाए। ठीक है, टोटल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। ये पॉइंट बोलने भूल गया मैं आपको। जो NSC का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, एक तो गाइडलाइन और पॉलिसी डायरेक्शन देना और जो भी फंडिंग है उसका रिलोकेट करना। ठीक है, तो जो 1000 जो ITI बन रहे हैं उसके लिए जो भी फंडिंग है उसको रिलोड करने का काम भी जो है NSC का ही रहने वाला है, NSC का ही रहने वाला है। ठीक है, नहीं चलते नेक्स्ट आ रहा है, इजराइल ने जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये फैल्कॉन 9 जो SpaceX का जो रॉकेट है उसके द्वारा USA से किया गया है। और ये एक तरह का सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। टोटल इसकी सर्विस जो है 2040 तक चालू रहने वाली है। 200 मिलियन जो है इसके लिए पैसे लगे हैं। ठीक है, इस सैटेलाइट को बनाने में भेजने में जो है टोटल 200 मिलियन लगे हैं सिंस 2018। इसके बारे में बात करें तो ये जो है एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि साइंस एंड टेक के बारे में बात करें, साइंस एंड टेक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्टली चांस है कि इंडिया का अगर कुछ काम किया गया हो तब पूछा जाएगा। ऐसे ही बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो लेस इंपॉर्टेंट में आता है, ये ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है नागालैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से कि नागालैंड यूनिवर्सिटी ने एक इंक्यूबेशन हब सेंटर लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत।
तो जो ये नागालैंड का जो यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द 4 इंक्यूबेशन सेंटर है जो नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। और ये जो अभी के टाइम पे इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है जिसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स हैं वो एक साथ आएंगे और फिर कैसे जो है ग्रोथ हो या तो जो स्टार्टअप्स को जैसे सपोर्ट चाहिए होता है वो सारी चीज़ जो है दी जाएंगी। अगर बात करें स्पॉन्सर के बारे में कि कौन जो इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो ध्यान देना है आपको कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो मेघालय में है वो इसको स्पॉन्सर करने वाली है। और इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो इंक्यूबेशन हब है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी के द्वारा की जाएंगी। और इनके ऊपर जो निगरानी रखी जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के द्वारा रखी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इस इंक्यूबेशन हब का, इसके अंतर्गत 50 जो है इंक्यूबेटर को सेलेक्ट किया जाएगा और ये जो है 5 लाख रुपए तक जो है सीड फंडिंग कर सकते हैं। सीड फंडिंग रहता है जब स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप्स रहता है वो पैसा उठाते हैं तो वो रहता है सीड फंडिंग। टोटल 5 लाख रुपए तक जो है सीड फंडिंग किया जा सकता है और ऐसे 50 इंक्यूबेटर्स को जो है उठाया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के लिए कि नागालैंड इंस्टीट्यूट जो है पहली इंस्टीट्यूट बनी है जो कि इंक्यूबेशन सेंटर की तरह सेट किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसको जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है बाय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा जो कि मेघालय बेस्ड है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय IIE गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलता है फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े तो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कैंपस जो है ये खोला गया है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। टोटल जो है 400 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्चा किया गया। और इसके साथ ही आपको एक और याद रखना है भारत पवेलियन भी खोला गया है महल में। ठीक है, गुलशान महल में जो है एक तरह से भारत पवेलियन भी इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला प्राइवेट DHY टेस्टिंग फैसिलिटी गुजरात में खोला गया है। DHW क्या है? डिप्लेटेड हैवी वाटर। डिप्लेटेड हैवी वाटर काम क्या करता है? ये काम करता है न्यूक्लियर एनर्जी या तो न्यूक्लियर जो साइट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है अभी ये प्राइवेट साइट जो है वापी गुजरात में बनाया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या काम रहने वाला है? ये जो है फैसिलिटी बिल्ड हुई है अंडर दी ब्राक टेक्नोलॉजी और इसको ब्राक को जो है बाद में ट्रांसफ़र की जाएंगी और ये जो है परचेज किया गया है बाय NPCIL परचेज ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, और इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये न्यूज़ जो है थोड़ा लेजेंड बॉन्ड में आता है, ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बैंक अवेयरनेस की तरफ। जो बैंक अवेयरनेस नहीं, सॉरी, अब सेलिब्रेशन है उसका बैंक अवेयरनेस है। तो सेलिब्रेशन के वो बढ़े तो अभी 166 इनकम टैक्स डे था जिसको सेलिब्रेट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे एक मैस्कॉट लॉन्च किया जिसका नाम जो है मधुकर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और मधुकर के बारे में बात करें तो मधुकर मैस्कॉट के साथ एक तरह से मधुकर कंपटीशन भी होगा जिसके अंतर्गत विनर्स को सेलेक्ट किया जाएगा माई गव पोर्टल से। ठीक है, तो एक तरह से विनर्स को भी जो है इसके अंतर्गत सेलेक्ट किया जाएगा मधुकर के तौर पे। अब ये मधुकर है क्या? मधुकर मान सकते हो कि एक साइड से एक तरह कंपटीशन होगा जिसके अंतर्गत जो करप्शंस होते हैं, ठीक है, या तो इनकम टैक्स के चोरी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है विशल ब्लोअर के तौर पे, तो वो सब जो है इसके अंतर्गत विनर बनेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का मैस्कॉट कंपटीशन रहने वाला है जिस थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज क्लीनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इनका जो लाइसेंस है वो रिन्यू किया गया है बाय सेबी एज अ क्लीनिंग कॉर्पोरेशन के तौर पे। टोटल 3 साल के लिए इनका लाइसेंस जो है क्लीनिंग कॉर्पोरेशन के तौर पे अभी रिन्यू किया गया है जुलाई 31, 2025 से लेकर जुलाई 30, 2028 तक। मतलब टोटल 3 साल के लिए जो है इनका लाइसेंस एक्सेप्ट किया गया है। कुछ सेबी के नॉर्म्स होते हैं जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एडिक्विटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा नॉर्म जो है ये फॉलो करना पड़ेगा MCXCCL को। अगर बात करें इसका काम क्या होने वाला है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होने वाला है, ये जो है क्लीनिंग सेटलमेंट करने वाले हैं कम्युनिटी डेरिवेटिव्स का। अब एक कम्युनिटी डेरिवेटिव्स क्या रहता है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्लीनिंग एंड सेटलमेंट के बारे में बताता हूँ क्या हैंडल करने वाले हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी का मतलब हो गया जैसे कि गोल्ड, राइस, व्हीट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिटी के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव क्या रहता है? डेरिवेटिव एक तरह कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में। तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा उसको समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 तरह के पर्सन हैं। पर्सन ले लेते हैं रमेश, ठीक है, एक रमेश ले लेते हैं पर्सन A, और एक पर्सन B ले लेते हैं सुरेश। 2 तरह के पर्सन अपने पास है। ठीक है,
तो दो तरह के पर्सन हैं। अब रमेश क्या कर रहे हैं, रमेश को लेते हैं हम बायर, रमेश जो है बाई करने वाला है। सुरेश को लेते हैं सेलर, सुरेश जो है सेल करने वाला है, कोई तो कोई कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी क्या हो सकता है, वो कम्युनिटी जो है गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम गोल्ड लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में गोल्ड का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अब ये एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जो सुरेश है वो सेलर है, तो सुरेश जो है 1 किलो गोल्ड बेचेगा 6,000 पर ग्राम करते हुए, 6,000 रुपये लेगा पर ग्राम का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों के बीच में साइन होगा और ये एक तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि आज के बारे में बात करें तो आज 30 जुलाई है, तो इसका जो भी सेटलमेंट है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 किलो का गोल्ड देना और नहीं तो 6,000 रुपये पर ग्राम करके देना, ये जो है 30 अगस्त को होगा। ये सेटलमेंट जो है 30 अगस्त को होगा, मतलब 1 किलो गोल्ड जो भी है वो रमेश को कब मिलेगा, 30 अगस्त को मिलेगा। लेकिन रमेश ने पहले ही एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है, क्या पता गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, तो रमेश ने जो है पहले ही जो है ये एग्रीमेंट करके रखा है। और ये जो है दोनों के बीच में, एक मिनट यार पूरा का पूरा हट गया ये, तो सुरेश क्या था, हमारा बायर था ना, और रमेश जो था वो बायर था और सुरेश था वो सेलर था। तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो देखा जाएगा क्लीनिंग हाउस के द्वारा। क्लीनिंग हाउस के द्वारा जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी कि ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ है कि नहीं। अगर मान लेते किसी वजह से जो है 30 अगस्त के बाद अगर पेमेंट कर रहा हो बायर, तो उस केस में वो पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा जो है सेटलमेंट के लिए जो है एज अ मार्जिन या तो सिक्योरिटी मनी के तौर पे जो है MCX को देना पड़ेगा। अगर बात करें सेलर ने अगर डिले कर दिया, उसको जो है एज अ सिक्योरिटी के तौर पे MCX को देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता है। और बात करें सेटलमेंट दो तरह की हो सकती है, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है, वो एग्रीमेंट में पहले से लिखा रहता है। या तो सेटलमेंट जो है वो फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है, या तो गोल्ड दिया जाएगा, या तो कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6,000 रुपये करके पर ग्राम है, तो पर ग्राम अगर 6,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है, तो अगर बात करें 30 अगस्त को यही प्राइस जो है 6,200 रुपये पर ग्राम करके हो गया, तो 200 रुपये पर ग्राम करके जो है 200 रुपये पर ग्राम करके रेट बढ़ चुका है 30 जुलाई से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1 किलो से तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए के आसपास। तो 2 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा रमेश को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाता है कि ये फिजिकल सेटलमेंट होगा या तो कैश सेटलमेंट होगा, दो तरह का सेटलमेंट हो सकता है। और बात करें कि जब 30 अगस्त हो जाएगा उसके बाद जो भी गोल्ड है वो रमेश को सीधा नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है जो क्लीनिंग हाउस या सेटलमेंट है उसको। तो मतलब MCX को जो है गोल्ड मिलेगा और रमेश उसके बाद उसको पैसा देगा, और उसके बाद MCX की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो गोल्ड है वो रमेश को मिले और जो पैसा है वो सुरेश को मिले। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है रहता है इसके अंतर्गत। मैं वो करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक MU साइन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फिर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो दोनों ने मिलकर एक MU साइन किया जिसके अंदर बोला गया कि ट्राइबल जो स्टूडेंट है उनको एम्पावरमेंट की जाएंगी बाय यूजिंग 68 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा। अब ये तरह का स्कूल रहता है जिसके अंदर का जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं वो पढ़ने जाते हैं और उनको जो है रेजिडेंशियल सपोर्ट के साथ एजुकेशन में जो भी चीज़ें होती है जैसे स्कूल का कपड़ा, यूनिफॉर्म, फिर बुक्स, जो भी चीज़ें होती हैं, इवन खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बात करें एकलव्य मॉडल के बारे में, ये क्लास 5 तक ही रहता है, क्लास 6 तक नहीं रहता, क्लास हायर एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन तक जो है रहता है। तो यहाँ पे जो है ट्राइबल एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये इनिशिएटिव ले रही है और टोटल 10 करोड़ रुपए जो है इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिसके अंतर्गत जो कंप्यूटर लैब बिठाए जाएंगे, 1200 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स और ये सारे जो है स्टूडेंट मेंटरशिप और बूट कैंप भी चलाया जाएगा IITs ये सारे जगह पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा की जाएंगी अंडर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत की जाएंगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहने वाली वो भी आपको देखना है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है आपको एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलने वाली। ये एक तरह की एजेंसी रहती है जिसका शेड्यूल ट्राइब को एम्पावर करने का काम रहता है। तो यही जो है इसको इसी का जो है काम रहने वाला है, इम्प्लीमेंट करने का भी। फंडिंग देने का काम जो है वो कोल इंडिया का रहने वाला है, बाकी इम्प्लीमेंट करने का काम इनका रहेगा। बात करें एक्वेशन के बारे में तो ये MB ग्रीन BV नेदरलैंड और उसके साथ जो एक तरह कंपनी है जापान की, दोनों ने एक मान सकते हो कि एक्वायर किया गया। ये बायर है और ये सेलर है, तो इसको एक्वायर किया गया है
17.5% का और टोटल 1.4 बिलियन का जो है ये डील हुआ था, ठीक है। तो एक तरह की जापान की कंपनी जिसको एक्वायर किया गया है बाय नेदरलैंड कंपनी, इंडिया कंपनी नहीं है, तो ये लेसन बोर्ड में आ जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलो। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स के न्यूज़ के ऊपर। तो अभी जापान ओपन हो रहा था 2025 का बैडमिंटन का, जिसमें चाइना और फिर साउथ कोरिया के प्लेयर्स मिलने वाला है। चाइना की तरफ से मेंस में जो जीते हैं वो आपको मिलेंगे सी वी क्वी, जो भी है इनका नाम देख लेना, इनको ये जीते हैं बैडमिंटन में। और बाकी वुमेंस में जो है साउथ कोरिया से जीता गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि पीवी सिंधु और फिर लक्ष्य सेन ये तो पहले निकल गए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है। और बात करें कि अनुपमा जो उपाध्याय हैं, तो ये जो है राउंड 16 तक गए थे, बाद में ये भी हार गए थे। तो ये न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये वापस से लेसन बोर्ड में आ जाता है न्यूज़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर अगर जीते होते हैं तो यहाँ से पूछा था कि इंडिया के प्लेयर जीते नहीं है, तो यहाँ से पूछने के चांस कम है। इवन इंडिया के प्लेयर की बात करें तो वो बाहर पहले निकल गए थे, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट बनता नहीं, तो ये आप लेसन बोर्ड में मान सकते हो ये न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप हो रहा था तमिलनाडु में। और इस कप के बारे में बात करें तो इस कप को जो है जीता गया है वुमेन कैटेगरी में उड़ीसा के द्वारा और मेंस कैटेगरी में तमिलनाडु के द्वारा। ये इवेंट या तो ये गेम जो है तमिलनाडु चेन्नई में ही हो रहा था, और उड़ीसा ने जो है पंजाब को हराया था और तमिलनाडु ने जो महाराष्ट्र को हराया था। ये पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है। ये एक तरह का क्या है, मास्टर कप चैलेंज है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो मतलब मान सकते हो कि जो क्रिकेट जो मास्टर कप है ना, जिसके अंदर जो रिटायर्ड प्लेयर है वैसे खेलते, तो वैसे कुछ ये रहता है, ठीक है। उस तरह से ही रहता है, वैसे नहीं एग्जैक्ट नहीं आता, बट उस तरह से ये रहता है। अगर वीडियो के बारे में बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया सेशन आज का 30 तारीख का। और अभी 31 जुलाई है, और मैं ट्राई करूँगा कि जो मंथली PDF है या मंथली जो वीडियोस है वो भी मैं प्रोवाइड करूँ। मैं पहले तो प्रोवाइड नहीं करता था, बट अब ऐसा लग रहा है कि प्रोवाइड करना ज़रूरी है, आपकी भी डिमांड है उसके बेस पे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट दिखते रहेंगे सेकंड चैनल। और बात करें PDF की, तो PDF ग्रुप आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इवन mappingoffice.com पर भी मिल जाएगा। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। बाय।